हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के विज्ञान का सेट 5 2024 सेट नंबर है 824 आइए इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले खंड अ में है बहुविकल्पीय प्रश्न। भाग एक में फिजिक्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि 10 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकाश आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो इसका प्रतिबिंब है ये वस्तु के आकार के बराबर होता है और वास्तविक बनता है। तो वस्तु के आकार के बराबर कब होता है, जब प्रतिबिंब कहाँ हो, वस्तु हो 2f1 पर, और प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, 2f2 पर बनता है। जैसे ये f2 हो गया तो 2f2। तो अगर ये फोकस है 10 सेंटीमीटर, 10, तो 2f2 कितना होगा, ये भी 10 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इधर भी उतनी ही दूरी पे बनेगा, 20 सेंटीमीटर पर। तो इसका आंसर हमको बताना है कि वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो ये वस्तु यहाँ रखा हुआ है 2f1 पर और प्रतिबिंब बन रहा है 2f2 पर, तो इसके बीच की कुल दूरी हो जाएगी 20 + 20, 40 सेंटीमीटर। तो पहले का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन सदैव होता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो आवर्धन होता है वो 1 से कम होता है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन है कि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो इस लेंस की क्षमता क्या होगी। तो जो अभिसारी लेंस होता है वो कौन सा होता है, वो उत्तल लेंस होता है, और इसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है। ए बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, और जब फोकस दूरी प्लस में हो तो पी बराबर होता है 100/f, और फोकस किस में है, सेंटीमीटर में। तो 100/f दिया हुआ है 20, तो 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में। तो जो लेंस की क्षमता होता है उसका मात्रक होता है डायोप्टर, तो हो जाएगा 5 डायोप्टर, प्लस में आ रहा है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है, तो यह प्रिज्म के निर्गत होने वाले अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है। ये हो गया प्रिज्म, और जब इस पर श्वेत प्रकाश की किरण ऐसे जाती है, तो जब श्वेत प्रकाश की किरण जाती है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो जो सबसे कम विचलन होता है वो लाल में होता है, और सबसे अधिक किस में होता है, बैंगनी में होता है। तो क्वेश्चन बताना है कि किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम, यानी कि किस रंग में का जो प्रकाश वो सबसे कम मुड़ता है, तो कौन सा मुड़ रहा है, लाल रंग। तो चौथे का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 5 है, किसी पदार्थ एल लंबाई तथा ए परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, तो इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2l और परिच्छेद क्षेत्रफल a/2 से उसका प्रतिरोध क्या होगा। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, आर बराबर होता है रो l/a। रो क्या है, रो को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं, या इसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो आर बराबर होता है रो l/a। ए होता है इसमें परिच्छेद क्षेत्रफल, एल है चालक की लंबाई, और आर है प्रतिरोध। तो पहले तार में हम मान लेते हैं R1 बराबर है 4 ओम, पहले तार के लिए। लंबाई है एल, परिच्छेद क्षेत्रफल दिया हुआ है ए, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R1 बराबर रो l/a, और R1 कितना है, 4 है, तो हम लिख देंगे 4 बराबर रो l/a। इसको मान लेंगे समीकरण 1। हम लिखेंगे दूसरे तार के लिए, दूसरे तार के लिए, दूसरे तार के लिए लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई है 2l, तो हम 2l लिख देंगे। परिच्छेद क्षेत्रफल दिया हुआ है a/2, और इसका प्रतिरोध मान लेते हैं हम लोग R2। तो R2 बराबर हो जाएगा रो, लंबाई l है, तो l की जगह हम क्या लिखेंगे, लंबाई दिया हुआ है 2l, तो 2l लिख देंगे, परिच्छेद क्षेत्रफल a/2। इसमें ये
जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा R2 बराबर रो, 2 से 2 में गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4L बटे ए। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 में हम लोग समीकरण 2 से भाग दे देंगे, तो 4 बटे R2 बराबर रो एल बटे ए, बटे हो जाएगा रो 4L बटे ए। तो ए से ए कट गया, रो एल और रो एल भी कट गया, क्या हो जाएगा 4 बटे R2 बराबर 1/4। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, R2 को इधर लेते हैं, 4 को इधर ले जाते हैं, तो 4 चौके 16, तो R2 बराबर हो जाएगा 16 में, यानी कि जो दूसरे तार होगा उसका दूसरे तार की प्रतिरोध हो जाएगी 16 ओम। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता? तो पहला लिखा हुआ I² R, दूसरा है VI, तीसरा है IR², और डी है V² बटे R। तो P बराबर होता है VI, पहला सूत्र हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे V बराबर होता है IR, फॉर्मूला होता है ओम के नियम से, V बराबर IR, तो V की जगह लिख देंगे हम लोग IR और गुणे I, ये हो जाएगा हम लोग का I² R। तो पहला भी फार्मूला हो गया, दूसरा भी फार्मूला हो गया। ये उसके बाद फिर हम जानते हैं कि I बराबर होता है V/R। I² R की जगह हम लिख देंगे V/R, तो P बराबर हो जाएगा V/R का होल स्क्वायर गुणे R, तो हो जाएगा V² बटे R² गुणे R। तो इसमें एक R कट जाएगा, स्क्वायर है, तो V²/R। ये तीसरा फॉर्म डी वाला भी सही है। इसमें आंसर कौन सा होगा? छठे का सी। इसमें बताना है कि कौन विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, कौन सा सूत्र, तो छठे का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी धारावाही चालक के कारण उसकी आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। जो सातवां होगा, सातवें का आंसर होता है सी, आर के व्युत्क्रमानुपाती। यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो जाएगा 1/R, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 विभाग 2 का क्वेश्चन है, मतलब इसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति होती है, तो किसी भी अगर यौगिक में अगर H आयन है, H+ आयन है, तो मतलब ये क्या होगा, हमेशा अम्लीय होगा, तो आठवें का आंसर हो जाएगा ए। दूसरा कि धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो धावन सोडा होता है, उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 यानी कि इसमें जल के जो अणु होंगे वो कितने हैं, टोटल 10 हैं, तो नौवे का आंसर हो जाएगा डी। तो बताना निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? तो इसमें क्रोमियम भी धातु है, Fe है, ये भी धातु है, Ag मरकरी है, ये भी धातु है। इसमें होगा He हीलियम जो गैस है, तो ये अधातु होगा, तो 10वें का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, धातुओं के लिए सदैव के लिए कौन सत्य नहीं है? पहला लिखा कि धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती है, तो ये क्या होता है, ये गलत है। धातुएं सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाती है, कौन से बनाती है, अधातुएं बनाती हैं। बी है कि धातुएं धन आयन बनाती हैं, तो ये तो सही है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ये भी सही है। धातु में चालकता गुण पाया जाता है, यही सही है। तो हमको क्या बताना है कि धातु के लिए कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है कि धातु सदैव सहसंयोजक योग्य बनाती है, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा ये। उदाहरण दिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से विक्रिया कराने पर क्या बनता है? जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से विक्रिया कराते हैं तो जिप्सम बनता है, तो 12 का आंसर हो जाएगा बी। इथेनॉल को सोडियम से विक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होती है? जब इथेनॉल की हम सोडियम से विक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, तो 13 का आंसर होगा बी। उसके बाद है विभाग 3, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये बायो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या 2 होती है, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत को विघटन को कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, करते हैं। जब हम श्वसन करते हैं तो बाहर का जो ऑक्सीजन होता है उसको हम अपने शरीर में लेते हैं, और ये जो ऑक्सीजन होता है ये हमारे शरीर में उपस्थित जो भोजन होता है उसका अपघटन करता है और उसमें से पोषक तत्वों को निकालता है।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या है? तो ऑप्शन दिया है इसमें। ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में पौधों में किसका पुष्प एक लिंगी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता जो होता है इसका पुष्प एक लिंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक कोशीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों में कितनी मात्रा अगले कोशीय स्तर तक पहुंचती है? इसमें जो ऊर्जा होती है, जो कार्बनिक पदार्थ होता है, वो लगभग 10% एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है। तो आठवें का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या बनता है? स्टार्च बनता है या ग्लूकोज बनता है, प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है और H2O जल बनता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? पहले वाले में पहला भी गलत है, बी में दिया है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो जो ऑक्सीजन होता है ये पादप हार्मोन है, वृद्धि के लिए होता है। फिर जिबरेलिन है, ये भी पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। जो एस्ट्रोजन है ये पादप हार्मोन नहीं है। ये हार्मोन जो होता है ये मनुष्यों में पाया जाता है। इसके बाद है खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न। विभाग एक में फिजिक्स से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है कि कारों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए कौन सा प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं? हमें इसे क्यों हम इसे क्यों वरीयता देते हैं? तो उत्तर है कि कारों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जिसके कारण ड्राइवर अपने पीछे आने वाले सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा, छोटा व आभासी दिखाई देता है। जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है परावर्तित रहता है, ऐसे उभरा हुआ होता है। ये इधर का भाग कला ही रहता है, ठीक है, और ये हमारा दृष्टि क्षेत्र हो गया। इस पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो इसका जो दृष्टि क्षेत्र होगा यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत बड़ा दृष्टि क्षेत्र हो जाता है। यानी इसके जो दृष्टि क्षेत्र, इसमें जो भी वस्तु आएंगी उसका इससे प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनता है? सीधा, आभासी और छोटा बनता है। इससे जो चालक होता है, जो ड्राइवर होता है, उसको आसानी से पता चल जाता है कि पीछे कौन सा वाहन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक 3 सेमी ऊंचाई वाले एक वस्तु का एक अवतल दर्पण से 8 सेमी दूरी पर स्थित इस दूरी पर रखी है, जो 4.5 सेमी ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई वो बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और एक अवतल दर्पण से वस्तु जो है अवतल दर्पण से 8 सेमी की दूरी पर रखी गई है। यानी कि वस्तु की दूरी तो वस्तु की दूरी होता है हमेशा माइनस में लेते हैं, तो यू बराबर हो जाएगा माइनस का 8 सेंटीमीटर। ये लिखा हुआ है कि जो 4.5 सेमी ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो जब प्रतिबिंब ये हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष के अगर ऊपर प्रतिबिंब बनता है तो इसका चिन्ह हमेशा प्लस में रहेगा, ऊंचाई प्लस में लेंगे। और जब नीचे बनता है तो ऊंचाई इसकी माइनस में लेते हैं। तो प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, मतलब सीधा बन रहा है, और मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में हो जाएगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई आई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि आवर्धन m बराबर होता है माइनस का v बट्टे यू बराबर आई बट्टे ओ। ठीक है, इसमें लिखेंगे माइनस v बट्टे यू दिया हुआ है -8, तो यहाँ लिख देंगे -8 बराबर आई है 4.5 और ओ है 3, तो माइनस माइनस कट गया प्लस। तो v बट्टे 8 बराबर, अगर हम दशमलव हटाते हैं एक अंक पर तो नीचे 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 45/30। 15 से काटेंगे 2 बार में, ये कट जाएगा। 3 बार में 15 से 45, तो 8 को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड, तो भी बराबर हो जाएगा 3 × 8/2। 2 से 8 कट गया 4 बार में, तो 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर।
तो जब ये प्लस से बन रहा है, भी प्लस में है, यानी कि जो वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। हमको बताना है सब प्रतिबिंब की स्थिति, और दर्पण की फोकस दूरी भी याद करनी है। तो भी प्लस में हो गया, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। इसके बाद हमको निकालना है फोकस दूरी। तो दर्पण सूत्र से 1/a बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। 1/a बराबर v है 12, और u है, वस्तु की दूरी है 8, यहाँ लिख देंगे -8। 1/f बराबर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 1/12 माइनस का 1/8। 1/f बराबर दोनों कैल्शियम लेंगे, तो 12 और 8 कैल्शियम हो जाएगा 24। 12 दूनी 24, 8 तरीके 24, तो घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/24। तो फोकस दूरी निकल जाएगा f बराबर -24 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो प्रतिबिंब यहाँ लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला लिखा हुआ है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए, और किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है? इसका उत्तर होगा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष में नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। इस दोष के कारण दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे आगे बनता है। इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। सूर्य के प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए वायुमंडल से में प्रकीर्णन के कारण नीला रंग अन्य रंगों की तुलना में अधिक फैल जाता है। जब यह नीला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तो आकाश नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक किन बातों पर निर्भर करता है? इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। इसका उत्तर है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी, चालक पर लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। दूसरा है विद्युत धारा। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान जितना अधिक होगा, चालक पर लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। तीसरा है चालक की लंबाई। चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी, चालक पर लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। चौथा है धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण। जब चालक में धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो, तो बल का मान अधिकतम होता है। इसके फिर बाद हमको बताना है कि इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। तो इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? एक 25 ओम के प्रतिरोधक 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है, तो प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊष्मा की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। ओम मीटर को हम ऐसे दर्शाते हैं, ये हो गया ओम का सिंबल और ये मीटर। और विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है
आर बरा पहले प्रतिरोध का सूत्र लिखते हैं, आर बराबर रो एल बट्टे ए। जो रो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, अगर इसका मान निकालेंगे तो जाएगा आर गुणे ए बट्टे एल बराबर रो। तो रो बराबर हो गया आर ए बट्टे एल। ठीक है, इसमें आर हो का अगर मात्रक है, आर प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम। ए है क्षेत्रफल है, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। लंबाई है एल, इसका होता है मीटर। तो यह मीटर से 2100 मीटर कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका मात्रक, 2 मीटर। तो इसके बाद दिया है कि इसमें एक 25 ओम के प्रतिरोधक 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो आर बराबर दिया है 25 ओम, विभवांतर भी बराबर दिया है 12 वोल्ट, और समय टी बराबर दिया हुआ है 1 मिनट। तो इसको सेकेंड में बदल लेंगे, यानी कि हो जाएगा 60 सेकेंड। तो हमको निकालना है ऊष्मा। तो ऊष्मा एच बराबर होता है V² बटे आर गुणे टी, ये फॉर्मूला होता है। तो और ये किस में होता है, ये जूल में होता है। ठीक है, तो भी कितना है, 12 है, तो हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर गुणे समय है 60 बटे आर है 25। तो 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, 60 कट जाएगा 12 बार में। तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा 144 गुणे 12 बटे 5। इसको हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 चौके 48, 12 चौके 48, 4 52, और 12 5 17, 1728 बटे 5। तो भाग देंगे, तो 5 × 3 = 15, 5 चौके 20, 5 × 5 = 25, फिर 10 हो जाएगा 5 × 6 = 30, यानी कि 345.6 जूल। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है कि नीचे दिए गए परिपथ में चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए हैं, 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। हमको इसमें निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा और बिंदु ए के बीच का विभवांतर। इसमें जो ये 10 ओम और 40 ओम के प्रतिरोध है, ये समांतर क्रम में, उसी तरह 20, 30 और 60 ओम के भी प्रतिरोध है, समांतर क्रम में है। तो पहले हम दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो इसका मान लेते हैं तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, इसका मान लेंगे आर डबल डैश। तो जब दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम हो जाएंगे, तब इसको हम जोड़ देंगे तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। तो पहले इनसे लिख लेते हैं, माना R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 40 ओम, R3 बराबर 20 ओम, R4 बराबर 30 ओम, और R5 बराबर 60 ओम। अब इसमें R1 और R2 समांतर क्रम में है, तो लिख लेंगे R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। 1/R डैश बराबर R1 है 10 और R2 है 40। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 10 और 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा। आर डैश बराबर एलसीएम हो गया 40, 10 चौके 40 और 40 से कम 40। 1/R डैश बराबर हो जाएगा 5/40, 5 से कम 5, 5 × 40। तो आर डैश बराबर निकल गया 8 ओम। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के प्रतिरोध विषांतर क्रम में है, तो इसका हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध आर 1/R डबल डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। 1/R डबल डैश बराबर R3 है 20, R4 है 30 और R3 है 60। तीनों कैल्शियम हो जाएगा 60। 1/R डबल डैश बराबर 60, 2×3 = 60, 3×2 = 60 और 60 इनको जोड़ेंगे
1/8 डबल डैश बराबर 3 2 5 1 6, 6/60। तो 6 से 60 कट गया 10 बार में। 8 डबल डैश बराबर निकल गया 10 ओम। तो हमको निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कुल प्रतिरोध को मान लेते हैं आर। आर बराबर आर डैश प्लस आर डबल डैश। आर डैश निकला हम लोग का 8 और आर डबल डैश निकला है 10। तो 10 8 18 ओम। ठीक है, फिर हमको निकालना है परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। ओम के नियम से आई बराबर होता है V/R। तो V इसमें कितना है? 18 वोल्ट है। तो 18 बटे और आर भी है 18, तो 18 से 18 कट गया एक बार में। तो कितना निकल गया? 1 एम्पियर। फिर हमको निकालना है बिंदु ए और बीच के विभवांतर। ये बिंदु ए और बीच, इसके बीच का विभवांतर। तो इसके लिए हमको मालूम होना चाहिए इसके बीच का प्रतिरोध। तो इसके बीच का प्रतिरोध कौन सा हम लोग का? आर डैश है। और आर डैश कितना निकला है? 8 ओम निकला है। तो इसके बीच का विभवांतर हो जाएगा भी ए बी लिख देते हैं। तो भी बराबर होता है आई आर। आई बटे आई, आई गुणे आर डैश। आई निकला हम लोग का 1 ओम, 1 एम्पियर। और आर डैश है 8, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 वोल्ट। और ये हमारा आंसर है। उसके बाद अथवा में दिया है कि एक धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न बनाइए। तो ये है गया वृत्ताकार लूप। ठीक है, और जब इसे हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनका इस तरह का पैटर्न बनता है। क्वेश्चन 2 है कि विद्युत चुंबक क्या होता है, इसके दो उपयोग लिखिए। तो उत्तर होगा कि जब नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर तांबे की तार की कुंडली को लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो नर्म लोहा का क्रोड चुंबकित हो जाता है, और इसी को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक के दो उपयोग होते हैं, निम्नलिखित हैं। पहला है विद्युत घंटी लाउडस्पीकर बनाने में। दूसरा है टेलीविजन और विद्युत जनित्र में। तीसरा है कि विद्युत चुम्बक का एक स्थायी चुम्बक कैसे भिन्न होता है। उत्तर हुआ कि विद्युत चुम्बक में चुंबकत्व अस्थायी होता है, जबकि अस्थायी चुंबक में स्थायी रूप से चुंबकित होते हैं। विद्युत चुंबक में धारा प्रवाहित करने पर ये चुंबकित होते हैं, जबकि स्थायी चुंबक में धारा प्रवाहित करने की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र धारा के प्रवाह पर निर्भर करता है, जबकि स्थायी चुंबक में विद्युत क्षेत्र स्थायी होता है। इसके बाद है विभाग 2, जिसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहला है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो उल्लेख कीजिए, दो गुणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में सहायक होता है। यानी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है इसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल निर्धारित करते हैं। दूसरा होता है कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना करते हैं। उसके बाद बी में दिया हुआ कि Na परमाणु यानी कि सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक है 11 तथा क्लोरीन परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक है 17 के संयोग से Na प्लस और Cl माइनस का बनना समझाइए। तो जो सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 1। उसी तरह क्लोरीन का होता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 और 7। तो इसमें क्या करेगा, जो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, तो इसमें एक प्लस साइन हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसमें माइनस साइन हो जाता है। और दोनों भी क्या करके क्या बनाते हैं? इनिशियल सोडियम क्लोराइड। सोडियम परमाणु Na के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है तथा क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na प्लस बनाता है तथा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl माइनस बनाता है, तथा दोनों की अभिक्रिया से Na प्लस Cl माइनस बनता है, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो समझ 6 है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला लिखा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, दूसरा है अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्तर। जब अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण इसका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों अभिक्रिया करके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड और जल। दूसरा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों अभिक्रिया करके बनाते हैं
ये पोटेशियम सल्फेट प्लस जल। उसके बाद दूसरा है अपचयन अभिक्रिया का परिभाषा, और है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का ह्रास हो तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2CO और +2H2 क्या बनता है, इसमें CO अलग हो जाता है और H2। तो इसमें इस अभिक्रिया में यह है CuO, कॉपर ऑक्साइड है। यह कॉप Cu है, तो इसमें और ये H2 है, जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है, यानी कि इसमें जो कॉपर है इसका हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है Cu का, और फिर इसमें से ऑक्सीजन निकल जा रही है और ऑक्सीजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जा रही है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा है कि क्या होता है जबकि जल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो पहला है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराई जाती है। तो सोडियम ऑक्साइड का होता है Na2O, और जल से अभिक्रिया कराएंगे यानी कि H2O। तो अभिक्रिया कराएंगे तो बनता है हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसमें दो सोडियम है, तो दो से गुणा कर देंगे तो दो ऑक्सीजन भी हो जाएगा, दो हाइड्रोजन भी हो जाएगा, तो ये संतुलित अभिक्रिया हो गई। इसके बाद बी में है शुष्क बुझे चूने। बी में लिया कि शुष्क बुझे चूने से शुष्क क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है। तो शुष्क बुझा चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2, तो कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जा रही है Cl2। तो अभिक्रिया कराने पर बनता है हम लोग का CaOCl, ठीक है, जिसको हम कहते हैं विरंजक चूर्ण और प्लस H2O। इसको हम संतुलित करेंगे, तो ये जो अभिक्रिया पहले संतुलित है, दो क्लोरीन इसमें भी है और यहाँ CaOCl2 होगा, ठीक है। तो ये इसमें भी दो क्लोरीन हो गया, और एक कैल्शियम है, इसमें भी एक कैल्शियम है, दो ऑक्सीजन है, इसमें भी दो ऑक्सीजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, तो अभिक्रिया संतुलित है। इसके बाद है सी में लिखा हुआ है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो जो एथेनॉल होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है, और इसको हम गर्म करते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 जब गर्म करते हैं तो बनता है हम लोग का C2H4, एथिलीन गैस बनती है, एथिलीन, और प्लस जल बनता है H2। इसके बाद है डी। डी में लिखा हुआ है कि एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है। जो एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल का एथेनोइक अम्ल जो होता है ये एसिटिक अम्ल का आईपीएससी नाम होता है। तो CH3COOH और प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है Na, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3, ठीक है, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं। जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा हम लोग का सोडियम एसीटेट CH3COO Na प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस H2। ये अभिक्रिया पहले संतुलित है। इसके बाद है ई में, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। एथेनॉल का केमिकल फार्मूला आ जाएगा, रासायनिक सूत्र होगा C2H5OH, और इसको हम गर्म करते हैं एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में, यानी कि CH3COOH, ठीक है। तो जब इसको गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, तो गर्म करने पर बनेगा हमारा CH3COO C2H5 और प्लस H2। एफ है, एथेन को वायु की उपस्थिति में जला जाता है। तो एथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है हम लोग का C2H6। इसको वायु की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, तो जलाने पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल बनता है।
इसको संतुलित करने के लिए हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, तो ये यहाँ 4 कार्बन हो गया था, 4 से गुणा कर देंगे, 8 हो गया। और यहाँ भी 1 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ इसको संतुलित करने के लिए 6 से गुणा करेंगे और इसको 7 से गुणा कर देंगे। अथवा हम दिया है विलयन के पीएच मान पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। उत्तर है कि विलयन का पीएच मान किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का माप होता है। पीएच मान 0 से 14 तक के पैमाना पर मापा जाता है। जब विलयन की पीएच माप 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय होता है, और यदि विलयन का पीएच माप 7 से अधिक होता है तो विलयन क्षारीय होता है। पीएच मान 7 होने पर विलयन सॉरी क्षारीय है, क्षारीय नहीं होगा, क्या हो जाएगा, उदासीन होता है। पीएच मान 7 होने पर विलयन कैसा होगा, विलयन उदासीन होता है, ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तो ये यहाँ गलत है। प्रश्न बी है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध होता है उसको हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये कार्बनिक यौगिक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। द्विबंध कार्बनिक यौगिकों को एल्कीन तथा त्रिबंध कार्बनिक यौगिकों को एल्काइन कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में एथिलीन है, तो एथिलीन के बीच में कार्बन जो है इसके बीच में डबल बॉन्ड है, द्विबंध है। और यहाँ एसिटिलीन है और इसमें कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर सी में है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएसी नाम लिखिए। तो जो पहला इसमें CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसमें 4 कार्बन है, मतलब क्या ये ब्यूटेन है, और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा तब, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन 2। उसी तरह इसमें तीसरे दूसरे वाले में इसमें 3 कार्बन है, ठीक है, और साथ में क्या है OH है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। इसको हम ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। भाग 3 में बायोलॉजी क्वेश्चन दिए गए हैं। 8वां में है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। पहला है विखंडन। तो विखंडन का उदाहरण क्या होता है कि अमीबा में द्विविभाजन जो होता है वो विखंडन के दौरान, यहाँ इसका उदाहरण में लिख लेंगे अमीबा में द्विविभाजन विखंडन द्वारा होता है। और दूसरा है खंडन। तो खंडन में जो दूसरे में होगा कि स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक जलीय जीव है जिसमें खंडन द्वारा विभाजन होता है। खंडन द्वारा, ये एक तरह का सवाल है, ठीक है। स्पाइगोरा में खंडन द्वारा विभाजन होता है। और तीसरा है पुनर्भवन या पुनर्जन्म। ये जो होता है ये हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में पुनरुद्भवन द्वारा नए हाइड्रा की उत्पत्ति होती है। नए हाइड्रा की उत्पत्ति होती है। उसके बाद है मुकुलन। जो मुकुलन होता है इसमें भी हाइड्रा के द्वारा, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो इसका चौथे का हो जाएगा हाइड्रा में या ईस्ट में। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पारितंत्र ओजोन परत। होता है कि पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें सभी जीव तथा इनका आसपास का वातावरण आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर में होता है। पारितंत्र पारिस्थितिकी बनाए रखने का महत्वपूर्ण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उसके बाद है ओजोन परत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सौर विकिरण में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर जीवों को बचाती है। यह पराबैंगनी किरण जीवधारियों के लिए घातक होती है। इस प्रकार यह हमारे परितंत्र को नष्ट होने से बचाती है। अथवा में है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है पौधों में गुरुत्वानुवर्तन। इसका उत्तर है कि गुरुत्व उद्दीपन के लिए पादपों की अनुक्रिया गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। जड़ें गुरुत्व की दिशा में वृद्धि करती हैं। यह क्रिया धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होती है। प्रवाहों में गुरुत्व की विपरीत दिशा में वृद्धि होती है, जिसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। उसके बाद दूसरा है कि मनुष्य में वृद्धि हार्मोन और तीसरा है विषमपोषी। सबसे पहले है मनुष्य में वृद्धि हार्मोन, तो इसका उत्तर होगा मनुष्य में वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हार्मोन मांसपेशियों, हड्डियों एवं अन्य अंगों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। इसका अल्प स्राव से मनुष्यों में बौनापन हो जाता है। इसके बाद है विषमपोषी पोषण का उत्तर। विषमपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये अपना भोजन दूसरे जीवों या इनके उत्पादों से प्राप्त करते हैं। विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। पहला है परजीवी पोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषी पोषण।